हम सब ये जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए या जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए या जीवन में आने वाली अनेक तरह की समस्याओं से, परेशानियों से, चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास जो शक्ति होती है वो शक्ति, उस शक्ति का नाम है विजडम। विजडम से ही इन सब चीज़ों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि विजडम जो है वो हमारी किसी भी तरह की योग्यता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसकी अंतिम अवस्था है। सबसे पहले नॉइज, फिर इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज, और नॉलेज जब विजडम में कन्वर्ट हो जाती है तो हम अपने एकेडमिक ज्ञान में, एकेडमिक की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें हम नॉलेज तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन नॉलेज से आगे बढ़ने में हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बस यही आज के कोट का सारांश है कि वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान हमने अपनी डिग्रियों के माध्यम से, अपने स्कूल से, अपने शिक्षकों से, अपने और भी अध्ययन से, अनुभव से जो अर्जित किया है, वो ज्ञान का जो मतलब है वो है ही है कि हमको ये एहसास करा दे कि कितना जानने के लिए शेष है। यानी कि ज्ञान का अर्थ है अपने अज्ञान का बोध ही सबसे बड़ा ज्ञान है, कि हम ये समझ सकें कि हमें जो मालूम है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जितना भी ईगो है वो ईगो इसी ज्ञान के कारण है। ये जो नॉलेज लेवल तक की स्थिति हमने अचीव की है, जिसमें बहुत अब तो परसेंटेज इतना हाई हो गया है कि मतलब 93% वाले बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है कि हमारे नंबर कम आए। अब अगर 93 वाला रो रहा है कि उसके नंबर कम आए हैं, तो 60 वाला या 48 वाला या 53 वाला अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास तो वो दौलत है ही नहीं जो इसके पास है। लेकिन इसके पास भी क्या वो वास्तविक शक्ति है जिससे कि हम जीवन की समस्याओं को फेस कर सकें? और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमें जो मालूम है, जो हम जानते हैं, उसकी प्रचुरता तो अनुभव करते हैं कि हमने अप टू द लेवल ऑफ एमएससी पढ़ लिया, या हमने अप टू द लेवल ऑफ एमटेक पढ़ लिया, या पीएचडी कर लिया। ये हमारे जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है उसकी जो बहुलता है, जो प्रचुरता है, वो हम बहुत अधिक मानते हैं, और हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। और ये ध्यान क्यों नहीं जाता? ध्यान तो जाना चाहिए।
जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमको कहीं अगर मॉल में शॉपिंग करने जाना है तो हमें अपनी जेब का अंदाजा होता है ना कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना तो कैश है हमारे पास, और फिर कोई दिक्कत पड़ेगी तो फिर क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड की भी एक लिमिट होती है जो हमें मालूम है कि ये लिमिट है इसकी। तो हमारी खरीदारी, हमारी परचेजिंग विद इन दैट होगी। लेकिन मॉल में से खरीदने की बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होते हुए भी हमारी इच्छाएं भी लिमिटेड ही होती हैं कि हाँ ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में जब हम जीते हैं तो उसमें जो हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो तो अनलिमिटेड पाने की होती हैं। हम सुख अनलिमिटेड पाना चाहते हैं, हम संतुष्टि अनलिमिटेड पाना चाहते हैं, हम प्रेम अनलिमिटेड पाना चाहते हैं। तो ये जो बैलेंस गड़बड़ाता है कि हमारी चाहत अनलिमिटेड है और हमारे पास में जो शक्ति है उसको प्राप्त करने की वो लिमिटेड है। वो हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जिस तरीके का ओरिएंटेशन है, जिस तरीके से हमारा जो विकास हुआ है, वो विकास ही मूल्य प्रतिबद्धता के साथ नहीं हुआ है। देखो, जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका जिसमें हम सामान्य रूप से जीते हैं कि ठीक है, जीना है, अपनी खुशियाँ लेनी है, अपनी नौकरी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग और उतने तक सोच करके अपना काम करना है। और शायद जीवन में सबसे बड़े असंतुष्ट रह पाने का जो कारण है, मूल वो कारण ही ये है कि प्रयत्न लिमिटेड और परिणाम अनलिमिटेड, ये हमारी चाहत है। तो जो हमारा पूरा ओरिएंटेशन है वो है शॉर्टकट से उस लिमिटेड सोर्स से अनलिमिटेड को प्राप्त करना, जो कभी संभव हो नहीं सकता। और इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर के हमको ध्यान देना होता है। और ये बात मैं अपने बिल्कुल अनुभव की बता रहा हूँ कि अगर उन छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर उसी अनुपात में हमारी नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होती चली जाती है। और ये जो समझ है, ये जो विजडम है, यही वास्तविक पूंजी है हमारी। और ये जितनी बढ़ जाती है उतना ही हम जीवन में सफलता, संतुष्टि, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, लाभ, प्रेम, हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। और यही सब हम पाना चाहते हैं। और इनके साथ में संतुष्टि एक कंपलसरी इनका इंग्रेडिएंट है कि वो संतुष्टि के बिना ये कुछ भी नहीं चाहिए। सब मिल जाए और संतुष्टि न मिले तो सब बेकार है। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो समझ का भंडार होना चाहिए, जो विजडम होना चाहिए, वो कम रह जाती है। और उस कम रहने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा हमारी अपनी ईगो ही है कि हम उस थोड़े से ज्ञान को, थोड़ी सी नॉलेज को, थोड़े से पोजीशन को बहुत मानते हैं और इच्छा अनलिमिटेड, अनंत पाने की करते हैं। ये संभव नहीं है कभी भी। तो क्या कोई ऐसी विधि हो सकती है कि जिसमें हम इस तालमेल को डेवलप करने की प्रक्रिया में आ सकें? और बड़ी विचित्र बात यह है कि इसकी प्रोसेस में
आने के बाद अगर हम ट्रूली अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में आ गए, तो बस वो शुरू के हर्डल्स अगर हमने पार कर लिए तो उसके बाद ये प्रक्रिया रोके से भी नहीं रुकती। ये सारा का सारा जो अहंकार की चट्टान है, अहंकार का दरवाजा है, ये सिर्फ तब तक ही बाधित करता है, तब तक ही रोकता है जब तक कि हम इस जर्नी के बिल्कुल पहले और आरंभिक चरण में होते हैं। एक बार हमने उसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद में ये रोकने में समर्थ होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके बाद हमको उस प्लेजर का, वो जिसे हम जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, हमें चाहिए भी तो अंडरस्टैंडिंग ही ना, हमें वो समझ ही चाहिए। और वो समझ जैसे बढ़ना शुरू होती है, जैसे उसका वो क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड आता है कि हम बस हाँ यहाँ एंटर हो गए, उसके बाद फिर हम चाहें भी तो उस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। इसीलिए हमारे सेंटर के मॉड्यूल का जो नाम है लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस, ये एक बार ये टेंडेंसी प्रवोक हो जाए, एक बार हमारा लाइफ के प्रति जो विज़न है वो क्लियर हो जाए, बस उसके बाद हम प्रति पल प्रति क्षण हर घटना से, हर चीज़ से कुछ न कुछ लर्निंग निकालते ही हैं। और ये जो लर्निंग निकलती है ये क्रेम्ड नहीं होती, ये किसी चीज़ को पढ़ के नहीं होती। ये जो हम प्रश्न करते हैं कि सर हमारी कुटिलता कैसे जाए, या हमको वो बातों में ट्रैप करना कैसे आए, या हम ये चीज़ें कैसे सीखें, ये इच्छाएं ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ की जो शैली है वो वैल्यू बेस्ड होती चली जाती है। तो जितना हमारा जीवन वैल्यू बेस्ड होता है उतना ही हम हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ पर, जीवन के उच्च तल पर जीते हैं। और जीवन के उच्च तल पर जीने का अर्थ ही है कि हम प्रतिक्षण जीवन से कुछ न कुछ सीखते हुए अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो हमारा आंतरिक विकास है, जो हमारा इनर स्पेस एक्सपेंशन है, बस वो होता हुआ चलता है। और जब वो होता हुआ चलता है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम सहज रूप से जो हमारी प्रक्रिया होती है किसी भी काम को करने की, वो इतनी प्लीजिंग हो जाती है, उसमें कहीं कोई बोरिंग एलिमेंट नहीं होता, उसमें कहीं किसी तरह की थकान नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमें एक बार वो जो लर्न लाइफ है, लाइफ से लर्निंग की प्रोसेस में अगर हम आ गए तो इन सब की सुविधा हमको अपने आप मिल जाती है। देखो, हमारी जो दृष्टि है वो कितना देख पाती है, हमारा जो विजन है वो कितना देख पाता है। तो हमारा विजन तो सीमित देख पाता है। अगर हम खिड़की में से देख रहे हैं और आसमान को देख रहे हैं तो हमें कितना आसमान दिखाई पड़ेगा, हमारा आकाश कितना बड़ा होगा। जितनी बड़ी खिड़की है उसी के प्रोपोर्शन में आकाश होगा। पर क्या आकाश उतना ही बड़ा है जितना हम देख पा रहे हैं? क्या आकाश उतना ही बड़ा है? तो उससे बड़े आकाश को देख, क्योंकि आकाश तो अनंत है, उस अनंत को देखने के लिए अगर हमने
सबसे पहले अपनी आँखों का सहारा लिया, तो आँखों के सहारे हम जितना देख पाएंगे उतना देख पाएंगे। हमने कहा नहीं, इससे ज़्यादा देखना है, तो हम अपने कमरे की खिड़की पर चले गए। हमने खिड़की से देखा, फिर भी सीमित। उसके बाद हमने कहा चलो बाहर निकल के देखते हैं। हम बाहर मैदान में आ गए, तो खिड़की की तुलना में मैदान में ज़्यादा दिखेगा आकाश, पर मैदान में भी जितना दिखेगा उतना भी क्या संपूर्ण आकाश है? संपूर्ण आकाश उतना भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा जीवन जो है, वो जीवन हमारे प्रतिक्षण गुजरते हुए पल जो हैं, जो समय है, उसका महायोग ही जीवन है ना। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन हमारे जितने क्षण गुजरते चले जा रहे हैं, प्रतिपल जो हम जी रहे हैं, इन सब का महायोग जीवन कहलाएगा। इसमें वो भी शामिल हैं जो हम जी चुके हैं, वो भी शामिल हैं जो आने वाले हैं। तो अगर हम रहते काय में हैं, हम रहते क्षण में हैं, और हमें सिखाया भी ये जाता है कि हम वर्तमान में रहना सीखें, क्योंकि जीवन का वास्तविक स्वरूप वर्तमान ही है। समय का भी सच्चा स्वरूप वर्तमान ही है। समय को उसका आकलन करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए भूत और भविष्यकाल निर्मित किए, वरना समय तो सिर्फ वर्तमान होता है। समय एक ऐसा प्रवाह है जिसमें कि वर्तमान में ही रहते हैं हम वर्तमान में ही जीते हैं। लेकिन वो जो क्षण का वर्तमान है, वो जो पल का वर्तमान है, वो पूरे जीवन के जितने भी पल हैं, उन सब का महायोग ही जीवन कहलाता है ना। किसी का भी, किसी के जीवन को अगर हम देखते हैं तो उसका जो लाइफ स्पैन है, तुमने देखा होगा कई लोगों की, बड़े लोगों की जिनके फ़ोटो लगे रहते हैं या जिनकी स्टैच्यू होती है, तो उसमें नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों लिखी रहती है। यानी वो एक कोष्ठक है, एक ब्रैकेट है, जिस ब्रैकेट के अंदर इनका लाइफ स्पैन रहा। तो उनके जीवन का अगर समग्र चित्र हमें देखना हो तो उस लाइफ स्पैन को देखना पड़ेगा हमें, और तभी हमें उस जीवन का समग्र चित्र दिखाई पड़ेगा। तो हम जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी ईगो को पहचान नहीं पाते, हम उस पूरी विजडम को अर्न नहीं कर पाते, उसकी तरफ हमारा रुझान नहीं हो पाता, उसका जो एक बड़ा कारण है, वो कारण यही है कि हमारे सामने उपस्थित होता है क्षण। हमारे सामने जो टाइम का कंसेप्ट होता है वो मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट बहुत छोटी इकाई है। तुम ये समझो कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और हमने अपना एक्सरे करवाया, और उस एक्सरे को लेकर के हम जाएं, और वो हम जितना एक्सरे, अगर एक्सरे ऑफ चेस्ट कराया है तो पूरा न लेके उसको काट के उसका एक टुकड़ा ले जाएं, तो क्या उस टुकड़े से हमारे चेस्ट की पूरी स्थिति का डॉक्टर पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता ना। उसको वो समग्र चित्र चाहिए। वो जो एक्सरे की पूरी फिल्म है, वो पूरी फिल्म चाहिए। हम किसी भी संदर्भ में अपना स्वयं का फोटो भेजते हैं कहीं, तो वो पूरा फोटो भेजते हैं ना। मान लो कोई कहे कि आपका आंखें बहुत सुंदर हैं, तो हम सिर्फ आंखों का फोटो भेज दें, चलेगा काम? बहुत सुंदर है। कोई क्या, किसी के होठ बहुत सुंदर हैं, तो हम सिर्फ होठ का उतना फोटो क्रॉप करके और वो भेज दें कि चलो ये है, चलेगा काम? नहीं चलेगा। पूरा समग्र फोटो चाहिए। तो इसी तरीके से जीवन के परिदृश्य को पूरा देखने के लिए
हमें क्षण के अलावा पूरे क्षणों का महायोग ये चाहिए, ये देखना संभव नहीं है। इसको हम आभासी तौर पर विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन जब बनेगा, महायोग तो तभी बनेगा ना जब सारी संख्याएं आ जाएंगी। संख्याएं नहीं आई तो महायोग कैसे बनेगा? तो जो पल नहीं आए हैं तो वो महायोग कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। बस यही एक टेक्निक है। हम जो भी कुछ करते हैं वो हमें दिखती सिर्फ झलक है, पूरा दृश्य, पूरा विजन हमारे सामने नहीं होता। लेकिन अगर एक बार वो जो लर्न लाइफ वाली टेंडेंसी प्रवोक हो जाती है तो उस पूरे दृश्य का एक अनुमान हमें लग जाता है। ये पूर्वानुमान जो हमें लगता है, ये विजन, क्योंकि हमारे पास, हम सब यहाँ अपने कैरियर को लेकर के प्रयत्नशील हैं, तो कैरियर के बारे में भी जिन लोगों के सामने अपने कैरियर टारगेट का क्लियर विजन होता है, पूरा का पूरा दृश्य उनके सामने होता है, उनकी तैयारी में, और जो सिर्फ एग्ज़ाम तक या पर्टिकुलर छोटी चीज़, जिनका एम छोटा सा कम दूरी का होता है, उनके प्रयत्न में एक बहुत बड़ा गुणात्मक भेद होता है। जिसके पास में पूरा चित्र है कि ये करने के बाद मेरा ये स्थिति होगी, उनके प्रयत्न बिल्कुल अलग होंगे। उसमें जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी स्वाभाविक रूप से आएगी, और ये जो इंटेंसिटी आएगी, देखो इंटेंसिटी की भी सबसे बड़ी बाधा ईगो ही है। ये जो बात नहीं मानना है, और इस तर्क के आधार पर नहीं मानना है कि सर हम तो जानते हैं हम गलत कहाँ हैं, तो हम गलत अपने आप को नहीं मान पा रहे हैं। ये हमारी ऐसी करुण मजबूरी है कि जो हमारी समझ ही नहीं आती। हम एक खंड को, एक टुकड़े को देख करके, वो जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि हल्दी की गांठ लेके पसारी बन गए। हमारी स्थिति ठीक वैसी ही है कि हमने एक उस खंड को, एक पीस को देखा है, और उस पीस को देख के उतना सही मान दिया है। जैसे तुमने सुना होगा, एक कहावत है, अंधों का हाथी। तो वो जो चार अंधे हाथी को देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, कोई बता रहा है खंबे जैसा है, कोई बता रहा है सूप जैसा है, कोई बता रहा है रस्सी जैसा है, तो जिसने जिस अंग को पकड़ा वो वही बता रहा है, और कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सच बोल रहे हैं। लेकिन समग्र हाथी किसी के भी पकड़ में नहीं आया। लेकिन जिसके पास आँख है वो उसे छूने की जरूरत ही नहीं है, वो एक दृश्य में देख लेता है कि यह हाथी है, और समग्र देख लेता है। तो इसी तरीके से हम भी यदि इस जीवन के समग्र विजन को, या अपने कैरियर टारगेट के समग्र विजन को देख सकें, वो विजन हमारे सामने हो, तो फिर हमारा ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उस समग्र के सामने हमारा जो पोजीशन है इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, वो इतना स्वल्प हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि तभी समझ में आता है। भाई हमारा ईगो परिमाण जो है, जो क्वांटिटी है, उसके आधार पर ही तो तय होगा। भाई ऊंट तब तक ही तो बड़ा है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आया है। ये जो मुहावरा बनाया कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसका आशय क्या है? इसका आशय ही ये है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको पता चलता है कि मुझसे भी ऊंचा कोई है। तो इसी तरीके से जब हमारे सामने पूरा कैरियर गोल का विजन क्लियर होता है, वो विजन का कैनवास बड़ा होता है, तो इस समग्र जीवन के
पूरे विजन को जो हम क्षण क्षण के उसमें देखते हैं, इस पूरे विजन को देखने की क्या विधि हो सकती है? हम पूरे विजन समग्र को देखना चाहते हैं, तो वो समग्र को देखने की हमारी जो हैसियत है, इस छोटे से शरीर में रहते हुए वो संभव नहीं है, वो नहीं देख सकते। लेकिन क्योंकि जीवन का जो परिदृश्य है, वो दृश्य भी हमें एक अनुमान के आधार पर, एक कल्पना के आधार पर ही देखना है, और ये हमें सही सही दिखाई पड़ जाए, इसकी क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है। तो ये सारा का सारा कार्य व्यवहार जो है वो आंतरिक जगत का है, बाहरी जगत का नहीं है। इसको हम अपने अंदर ही देख सकते हैं, और अंदर देखने की कोई लिमिट नहीं है। और ये शायद तुम लोगों ने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि कभी कभी हमें वो चीज़ इतनी क्लियर दिख जाती है, और जब वो होती है सामने तो हम कहते हैं कि हाँ यार, ये बस ऐसी तो हमने सोची थी, ऐसी हमने देखी थी। कहाँ देखी थी? कहीं कॉन्क्रीट नहीं देखी थी, मन में देखी थी, कल्पना में देखी थी, अनुमान किया था। बस ये जो कल्पनाशीलता इतनी प्रखर हो जाए कि वो उस सत्य से उसका तालमेल हो जाए, तो वही दिखाई देने लगता है। ये सारी विधि जीवन को समग्र रूप में देखने की विधि के लिए हमको किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि अगर किसी चीज़ को हमें देखना है पूरा, तो क्या करना पड़ता है? हम जिस तल पर खड़े हुए हैं, उस तल पर हम अपने कमरे में खड़े हुए हैं, तो हमारा दृश्य जो है वो सिर्फ कमरे तक सीमित है। उसके बाद जब हम बाहर निकल गए तो हमारा दृश्य हमारे लेवल पे, सरफेस पे जितना आ रहा है, उतना विजन उतना हमारा सीमित है। लेकिन अगर हम छत पे चले गए तो हमारा विजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर हमारे यहाँ ग्वालियर में ख़ास तौर से जैसे किला है, तो अब 300 साढ़े 300 फीट की ऊंचाई पर अगर हम किले पे चले गए तो हमने एक बार में पूरे शहर का विजन देख लिया, पूरे शहर का विजन हमारे सामने आ गया। और ये ऊपर उठने का सिलसिला अगर बना रहता है, तो जैसे अभी अभी चंद्रयान 3 की सफलता हुई, तो उसमें जब रॉकेट में आदमी बैठ के चंद्रमा पर पहुंच गया, तो वहां से तो वो पूरी पृथ्वी का विजन देख रहा है कि नहीं देख रहा? उसके सामने पूरे यूनिवर्स जो हमारा है, पृथ्वी पूरी की पूरी, उस पूरी पृथ्वी का समग्र विजन उसके पास है कि नहीं है? मॉरल ये है कि हमको संपूर्ण समग्र विजन देखने के लिए ऊपर उठना पड़ता है। और ये ऊपर उठना क्या है? ये ऊपर उठना उन बाधाओं से ऊपर उठना जो कि हमको उस पूरे दृश्य को देखने में सक्षम नहीं बनने देती, उनसे ऊपर उठना। और इसमें सबसे प्रमुख है ईगो। तो अपनी ईगो से जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारे सामने पूरा दृश्य होता है, और जब पूरा दृश्य होता है तो फिर हमें सही अनुपात हम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो साधन हैं और जो हमारी कामना है, इनके बीच में जो वास्तविक गैप है वो गैप कितना है, और हमारे प्रयत्न कितने और इंटेंसिफाई होने हैं, कितना ज़्यादा हमें और करना है। और जब जितना ज़्यादा हमें करने का एहसास होगा, उतना हम फिर चाह कर भी ईगो को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमें लगेगा कि इस गैप को भरने के लिए हमें जो भी कुछ करना है वो हमें करना चाहिए। तो हम प्रश्न पूछेंगे, हमारी जिज्ञासा डेवलप होगी, हमें जहाँ से जो मिल सकता है उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी?
मिला के आशय ये है कि हम अपने पूरे विज़न को, जितना हम अपना विज़न बढ़ाएंगे उतना ही हम अपने आप को विनम्र बनाएंगे। हमारा विज़न जब बड़ा होगा, जीवन का जो पूरा परिदृश्य हमारे सामने होगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि वो जो ईगो जिसको हम बहुत बड़ा मान रहे हैं, वो कितनी बड़ी बाधा है इस पूरे को अचीव करने में। और ईगो को हम प्रयत्न पूर्वक हटाएं, हटती नहीं है। अगर मान लो हटा भी दें किसी तरह से तो फिर आ जाती है। हमारे शरीर में कुछ चीजें, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, क्या करते हैं? नाखून बढ़ते हैं तो उंगलियां थोड़ी काटते हैं, नाखून काट देते हैं। और नाखून बढ़ने की किसी से शिकायत भी नहीं करते, करे यार अभी पिछले हफ्ते ही काटे थे फिर बढ़ गए। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट के अपने गुणधर्म हैं, जिनमें से ईगो भी एक गुणधर्म है। तो वो रहेगा, लेकिन जिस तरह से समय समय पर हम अपनी अवांछित चीज़ों की सफाई करते रहते हैं, उसी तरीके से हमें समय समय पर अपने इस ईगो को, इसके पर काटते रहना चाहिए। तो फिर ये उतने कंट्रोल में रहेगा जितने की हमको कार्य करने के लिए आवश्यकता है। यही सूत्र है। हम ये चाहें कि हम पूरी तरह से ईगो से मुक्त हो जाएं, वो देह में रहते हुए संभव नहीं है। ये होगा, लेकिन और इसीलिए हम जो बार बार कहते हैं कि जीवन में किसी ऐसे एक व्यक्ति का होना जहां हम ईगोलेस हो सकें, जो हमारा पूर्णतः निश्चिंता पूर्वक आश्रय स्थल, रिफ्यूज एरिया हो। वहीं से हम कुछ चीज सीख सकते हैं। लेकिन जब हमारा ये ईगो बढ़ता है तो हम उसको भी नकार देते हैं। ये सबसे घातक चीज है, तो हमको इससे बचना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। और क्योंकि जीवन सतत गतिशील है, सतत प्रगतिशील है, जीवन में सफलता एक निरंतर प्राप्त करने योग्य चीज है। वो कहीं एक जगह पर विराम नहीं लेती कि हम ये सोच लें कि हमको बस आज यहाँ सफलता मिल गई, अब इसके बाद हमको नहीं चाहिए, हमने एक पोजीशन हासिल कर ली। तो स्टैग्नेंसी जीवन की प्रकृति में नहीं है। स्टैग्नेंसी का अर्थ ही मृत्यु है। तो जीवन में भी जहाँ भी हम स्टैग्नेंट होते हैं, जहाँ हम जड़ हो जाते हैं, जहाँ हम एक ही जगह ठहर जाते हैं, वहीं जीवन में आनंद समाप्त हो जाता है। वो चीज़ें सब समाप्त हो जाती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए ही हम सारी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बनी रहें, ये हमारी इच्छा बनी रहे, हमारे प्रयत्न बने रहें, हम उतने ही फ्रेश बने रहें। अभी मुझे एक ऐसे व्यक्ति की याद आ रही है जिनकी एज करीब करीब 94-95 है, और आज भी जब उनसे मुलाकात होती है तो उनसे हाथ मिलाना, यानी अगर वो हाथ को दबा दें तो आप छुड़ा नहीं सकते, इतनी उनके हाथों की पकड़ मजबूत है। और आज भी जब वो किसी को योग के आसन और योग की कोई क्रिया सिखाते हैं तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। मैं तो मतलब योग की चीज़ देखना छोड़ो, मैं उनको करते हुए देखना, उसमें आह्लादित हो जाता हूँ कि वाह,
और एज लगभग 94-95 के आसपास है उनकी। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? मैंने उनके व्यक्तित्व में जो सबसे प्रमुख और विशेष बात देखी वो ये देखी कि वो बिल्कुल नितांत अहम शून्य आदमी है। इतनी विनम्रता, इतना दूसरों को आदर देना और बिना किसी विरोध के जो कुछ भी कोई कह रहा है उसको स्वीकार कर लेना कि हाँ हाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उनका फार्मूला बिल्कुल अलग है। मैंने बोले ये अगर मान लो, पहली बात तो मैंने ये देखा है, अनुभव किया है कि ऐसे लोगों के संग में आकर के कोई आदमी अपनी गलत बात रख ही नहीं पाता। और अगर कहीं ऐसा कुछ होता भी है तो वो चूंकि विरोध ही नहीं करते। हम अगर अपने हाथ को कहीं भी मारें, हम अपने हाथ को दीवार पर मारें तो कुछ ना कुछ परिणाम होगा। दीवार कमजोर है तो दीवार गिर जाएगी, हाथ कमजोर है तो हाथ में लग जाएगी, यही होगा। अभी दीवार थोड़ी सी ठोस है, अभी हम अपने हाथ को पानी पर मारें तो अपने हाथ को पानी पर मारेंगे तो हाथ में भी चोट कम लगेगी, लेकिन पानी में उछल कूद ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा होगा ना। लेकिन अगर हम अपने हाथ को हवा में मारें तो क्या होगा परिणाम? मुझे याद आ रहा है, शायद किसी सेशन में मैंने एक बताया था, एक विचार था कि जैसे ईगोलेस होना है ना, इसी तरीके से यदि हम स्वयं को और दूसरे को, हम स्वयं को एक स्पेस की तरह ट्रीट करें। हम एक फिजिकल एंटिटी हैं, फिजिकल एंटिटी को थ्रू जाने में बाधा है, लेकिन अगर स्पेस है वो तो कोई भी थ्रू जा सकता है ना। तो फिजिकल एंटिटी में स्पेस कैसे पॉसिबल है? फिजिकल एंटिटी में स्पेस इस तरीके से पॉसिबल है कि हमारे अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, हमारे जो वैयक्तिक संबंध एक दूसरे से होते हैं, वो संबंध होते फिजिकल एंटिटी के हैं, लेकिन वो संबंध होते क्या हैं? वैचारिक स्तर पर ही होते हैं। अगर वो घनीभूत होते हैं तो वैचारिक स्तर पर होते हैं, अगर वो मजबूत होते हैं तो वैचारिक स्तर पर होते हैं। हम अगर दोस्ती को, सामंजस्य को, प्रेम को, इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के पर अगर आमादा हो जाएं तो हम किन चीज़ों को पकड़ेंगे? हम जिन चीज़ों को भी पकड़ेंगे वो चीज़ें कॉन्क्रीट नहीं है, भावना कॉन्क्रीट नहीं है, विचार कॉन्क्रीट नहीं है, ये सब स्पेस ही हैं। और जब सब स्पेस ही आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो फिर बाधा कहाँ आती है? फिर बाधा कहाँ आती है? तो जैसे तुमने देखा होगा कि कभी जब अगर हम एक्सरे भी करवाने जाते हैं तो वहाँ मशीन के सामने हम कपड़े पहने खड़े हो जाते हैं, कपड़े को एक्सरे की किरणें भेज जाती है, लेकिन अगर मेटल की कोई चीज़ हो तो वो दरवा देता है कि नहीं इसको उतार दो, उसको नहीं भेज पाएगी। तो इसी तरीके से हमारे को स्पेस बनने में अगर कोई सबसे बड़ी बाधक चीज़ है तो वो हमारा अहम है, वो हमारी ईगो है। और ईगो शून्य होते ही, अहम शून्य होते ही हम भी एक स्पेस की तरह से व्यवहार करते हैं। और स्पेस की तरह से जब व्यवहार करते हैं तो स्पेस कहीं भी जाने में सक्षम है ना, कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई बाधा ही नहीं है किसी भी तरह की। तो ऐसे ही हम अपने विचारों से कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जो बात मैं पहले कह रहा था
कि हमारे सामने जीवन का विज़न, टारगेट का विज़न, कैरियर का विज़न ये क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर तभी होगा जब हम अपने विचारों में, हमारे विचार किस चीज़ से प्रेरित हैं, किस तल से उत्पन्न हो रहे हैं। तो जीवन के सिर्फ दो तल हैं, एक स्टाइल है कैजुअल लिविंग की और एक स्टाइल है वैल्यू बेस्ड लिविंग की। तो जब हमारा जीवन मूल्य आधारित होता है, वैल्यू बेस्ड होता है, तब ये सारे गुण बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप होने लगते हैं। और जब हमारा जीवन कैजुअल होता है, हम सोचते हैं कि ठीक है जब ऐसा होगा तब देखी जाएगी, तो फिर जीवन में जब हमें चुनौती फेस करनी पड़ेगी तो उस समय तत्क्षण सीखने का कोई उपाय नहीं होता। ये तत्क्षण हमें आए, इसी के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं ही हमारी स्पॉन्टेनिटी के गुण को भी डेवलप करती हैं। और वो जब डेवलप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम अपना काम भी कर रहे हैं। हम स्कूटर चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। तो जब सीखते हैं तब पूरा ध्यान बिल्कुल वहीं होता है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो म्यूज़िक भी सुनते जाते हैं, बात भी करते जाते हैं, सब कुछ, और ड्राइव भी करते जाते हैं। और वो नेविगेशन हमारे दिमाग में भी ऐसा फिट है कि हमने सोचा कि हमें बाड़े जाना है तो अपने आप उन रास्तों पर मुड़ते हुए भी चले जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम सीखते हैं तो हमारा पूरा फोकस वहीं रखना पड़ता है। तो इसलिए हमको जो टुकड़ों में, खंड में देखने की हैबिट है, खंड में देखना यानी कि अपने आप को स्वयं सीमित करना। हम जीवन की लार्जर इमेज, जितनी लार्जर इमेज देखेंगे, ऐसी अपनी कैरियर टारगेट की जितनी लार्जर इमेज देखेंगे, उतनी ही हमारे प्रयत्न करने की जो विधि है वो विधि बदल जाएगी। उस विधि में अहंकार की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। देखो, एक छोटे से उदाहरण से आज के अपने सेशन को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और वो जैसी मेरी आदत है, मुझे रामायण में बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमने जब राम सफलता के सूत्र विषय पर बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब सीता की खोज में सारा वानर दल जाता है तो उस पूरे वानर दल में से सीता तक पहुंच कौन पाता है? कौन पहुंच पाता है सीता तक उस पूरे वानर दल में से? हनुमान जी। हनुमान जी पहुंच पाते हैं। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे यात्रा के ढंग को अगर हम देखें तो हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि जब समुद्र तट पर सारे बंदर पहुंच गए थे, वो भी अपने आप में एक अलग कथा है कि किस तरीके से पहुंचे थे। उसमें भी जो हनुमान जी का रोल है वो अलग है, लेकिन हम वहाँ ही उसी जगह पर देखते हैं, क्योंकि जिस बात को मैं जिस बिंदु पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ वो सिर्फ इतने में ही है कि जब समुद्र के किनारे सब लोग बैठे हुए हैं और वो जो वहाँ गीध, जटायु का भाई, जिसने बताया था कि सीता समुद्र के पार लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, और उसने कहा था कि मैं देखूं तुम नहीं, मुझे दिखाई पड़ता है, मैं देखूं तुम नहीं। क्यों? क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि अपार होती है। तो उसने देख लिया
उसने बता दिया कि लंका में जाओ, लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं और मैं देख रहा हूँ उनको। तो हमारे जीवन में जो हमारा मेंटर होता है, जो हमारा गुरु होता है, वो ठीक इसी तरीके से हमारे उस पूरे परिदृश्य को देख रहा होता है हमारे संदर्भ में। तो वो स्पष्ट बताता है कि ये देखो ऐसे जाओ, ये तुम्हें प्राप्त होगा इस तरीके से। अब जाने की विधि क्या होनी चाहिए? निहारिका तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो गया भाई? ये जो जाने की विधि है हमारी, ये क्या होनी चाहिए? सुनाई पड़ रहा है तुमको? सर मेरा ये बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी डाउन हो गई है सर, चार्ज पे लगा है फोन। तो चार्ज पे लगे में कैमरा नजर नहीं आता क्या? क्यों प्रद्युम्न? फिर है ऐसा होता है? चलो खैर, तुम्हारी मर्जी, अक्सर कुछ न कुछ होता है तुम्हारे साथ में। तो ये जो देखा वहाँ उन्होंने, तो सारे वानर दल में सब ने समुद्र की दूरी को पार करने के लिए अपने अपने बल का वर्णन किया। वहाँ लिखा हुआ है, निज निज बल कर निज निज बल सब काहू भाका। हर एक ने अपना अपना बल बताया कि मैं इतने दूर जा सकता हूँ, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में संशय है मुझे। तो अपनी अपने बल का, अपनी अपनी शक्ति का सबने बखान किया, लेकिन अकेले हनुमान जी ऐसे थे जिन्होंने अपने बल का कोई विवरण, कोई वर्णन वहां नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना बल याद ही नहीं रहता था। क्यों याद नहीं रहता था? उनका जो मिशन था, वो अपने मिशन में इस तरह से डूबे रहते थे कि उन्हें बल याद नहीं रहता था। शेष गुण उनके बड़े प्रखर थे, और वो क्या थे? बस वही ध्यान देने की चीज़ है कि जब उनको जामवंत ने याद दिलाया और वो स्मरण किया कि तुम्हारा तो जन्म ही इस राम के काम के लिए हुआ है, तो राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। वो जो एकदम से उनकी शक्तियाँ जागृत हुई और उसके बाद वो वहाँ से चले। तो पूरे जो इस प्रसंग का मॉरल है, जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हनुमान जी जब चले हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है, अस कहीं नाय सबनि कहूँ माथा। उन्होंने सबको माथा झुका करके प्रणाम किया। सब कौन थे वहाँ पर? सब वहाँ पर वो बंदर थे जिन्होंने अपने अपने बल का बखान किया था, और अपने अपने बल का बखान करने के बाद पार जाने की योग्यता किसी में नहीं थी। यानी जो हनुमान जी सक्षम हैं, जो जा रहे हैं, अपने बल का बखान नहीं कर रहे लेकिन उसके बाद भी जा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सक्षम हुए कि नहीं हुए? तो एक समर्थ आदमी और बाकी सब असमर्थ हैं जाने में, बाकी सब कमज़ोर हैं, और ये सबल हैं, वो निर्बल हैं, लेकिन वो सबको प्रणाम करते हैं। ये जो सबको प्रणाम करना है, ये बिना अहम शून्य हुए संभव नहीं है। ये जो अहम शून्यता है, ये अहम शून्यता किस तरीके से अर्जित होती है, इसको अगर हमें जानना है तो हमें हनुमान के चरित्र को निकट से देखना चाहिए। वो अपने इतने बल को, अतुलनीय बल जिसको तोला ना जा सके, जिसको कहते हैं कि अतुलित बल के धाम हैं, जिनमें बहुत सारा बल है, किसी भी काम को वो संभव बना देते हैं, करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी विनम्रता
कि वो उन सारे लोगों को प्रणाम करते हैं चलते समय जो अक्षम हैं, जो असमर्थ हैं, जो जा नहीं सकते। बस यही सूत्र है जीवन में कि अगर हम अहम शून्य होकर के और किसी काम को करते हैं तो उस काम में हमारी सफलता सुनिश्चित है, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी पार जा पाए, इसीलिए हनुमान जी वहाँ सारे काम कर पाए। जो करना था वो भी किया, और जो नहीं करना था लेकिन भविष्य की दृष्टि से करना जरूरी था वो भी कर आए। तो हमारे जितने ये पौराणिक आख्यान हैं, इन आख्यानों में जिस तरह के संदेश छुपे हुए हैं, अगर हम उनको भी आत्मसात करने की कोशिश करें तो हम बहुत अपने जो आवश्यक जीवन मूल्य हैं उनकी पहचान कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि हम समग्र विजन को देखने की कोशिश करें, और इस समग्र विजन को देखने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो बाधा हमारे ईगो की है, हमारे अहम की है। इसको जितना जितना पॉसिबल है उतना उतना घटाते चलें, और फिलहाल इसको ये माने कि जिस तरीके से हमारे शरीर के कई चीज़ें अवांछित रूप से बढ़ती हैं और उनको हम समय समय पर काटते रहते हैं, इसी तरीके से ये ईगो भी हमारे इस शरीर के धर्म में शामिल है। ये बढ़ता है, लेकिन इसको भी समय समय पर हमें कम करते रहना चाहिए, और इसको कम करते रहने के लिए ही ये सेशंस हैं, इसको कम करते रहने के लिए ही ये 30 मिनट एक्सरसाइज है, इसको कम करते रहने के लिए ही वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमें ग्रुप में देना चाहिए। ये सब क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनसे ये कम होती, लेकिन हम इसमें बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं कि ये भी कर रहे हैं और ईगो भी बढ़ रहा है। हम सतत संपर्क में भी हैं, हम कमिटेड भी हैं, हम जुड़े हुए भी हैं, सीखने की कोशिश में भी हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हमारे शब्द जो हमने कहे हैं उसका वही अर्थ होना चाहिए, और वो अर्थ हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में भी वही दिखना चाहिए। इन ए राइटर मूड, कभी कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं मित्रों में, तो वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब हम जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी उपक्रम कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारी गंभीरता होनी चाहिए वो अपने वचनों के समग्र उत्तरदायित्व को लेने की होनी चाहिए। अगर हमने कुछ कहा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, और उस पूरा करने में अगर कोई वास्तविक बाधा आती है तो वो सबको समझ में आती है, लेकिन उसके पूरा करने में अगर लापरवाही होती है तो ये अक्षम्य होती है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकांश हम यही करते हैं, तो यही करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो जीवन में जैसा कि हमने देखा है कि हम अपने मॉड्यूल में जीवन से सीखो और सफलता पाओ, तो वी आर द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो लाइफ के स्टूडेंट में जिस तरह की विजिलेंसी की ज़रूरत है वो उन्हीं क्रियाओं का परिणाम हो सकती है जो हम अपनी 30 मिनट एक्सरसाइज में, अपने डेली कमिटमेंट में, अपने सामान्य व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। बार बार रिपीट करता हूँ, पता नहीं क्यों वो चीज़ें उतनी जितनी ऑब्जर्व होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अगर हों तो इसका जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है, गुणात्मक अंतर है और बड़ा सुखद है, वो सब तुम्हें अपने आप अनुभव होगा। और एक बार देखो, हमेशा अनुमान गलत हो सकता है,
लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, एक्सपीरियंस हमेशा सही होता है, क्योंकि वो हमने फर्स्ट पर्सन में हमने एक्सपीरियंस अनुभव किया होता है। तो इसलिए हम अपनी इसी अनुभूति को और ज़्यादा प्रखर और ज़्यादा प्रगाढ़ बना सकें, इसके लिए ही जो सेंटर के नियम हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी उसी के लिए हैं। आज के सेशन को हम इसी जगह पर विराम दे रहे हैं कि जीवन में हमें अपने काम को करने के लिए ईगोलेस होना बहुत ज़रूरी है, और इस ईगोलेस होने की विधि उस विनम्रता में छिपी हुई है जो विनम्रता हमने हनुमान जी को उनकी यात्रा के आरंभ करते समय देखी, कि जिसमें उन्होंने समर्थ असमर्थ, बलवान निर्बल, योग्य अयोग्य, इन सब के भेद को नज़रअंदाज करते हुए जब प्रणाम करने का मौका आया तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। अस कही नाय सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही अधरि रघुनाथा। वो चले कब? जब सबको प्रणाम किया। और ये सबको प्रणाम करना का अर्थ ही है ईगो शून्य होना, ईगोलेस होना, अहम शून्य होना। और ये अहम शून्य होकर के ही हम अपने जीवन में अपने कैरियर के लक्ष्य को और अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी सबसे फिर से यही एक परामर्श है कि सब जो अपने नियमित सब लोग पढ़ते ही हैं, कमिटमेंट पढ़ते हैं, अपने 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उसको पूरे ईमानदारी और मनोयोग के साथ करें और उसके परिणामों को अपने अंदर अनुभूति के स्तर पर भी ऑब्जर्व करें। आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।